दादी जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप मेरी माँ हैं, मैं आपकी बात पर विश्वास करूँगा। किंतु लगता है आपको गलतफहमी हुई है। रिया शराब पीने लगी है, ये कैसे मान लूं मैं? बेटा, तेरे घर में तूफान आया है और मैं तेरी माँ हूँ। यदि तेरे घर को तबाह करने वाले तूफान की आहट न पा सकूं तो मुझसे बढ़कर मूंद कौन होगा। बस मैं तो यही कहती हूँ, जल्दी से जल्दी इंडिया आजा और तूफान से होने वाली तबाही को रोक ले। बेटे सूरज से बात करके दादी जी ने फोन रख दिया था। सूरज आज यहाँ नहीं है तो मेरा तो कर्तव्य है कि उसके घर के तिनके बिखरने से पहले उन्हें बचा लूं। सोचते सोचते दादी जी वहीं सोफे पर लेट गई थीं। बड़े आश्चर्य की बात है कि रिया पीती है, वे जानती न थीं। वह तो सोसाइटी के गेट पर बैठे चौकीदार ने सुबह बताया था। माताजी, सूरज बाबू एक शरीफ और समझदार व्यक्ति हैं। 2 साल पहले जब वे विदेश जा रहे थे तो कहा था कि घर तुम पर छोड़ कर जा रहा हूँ। मुझे ये भी याद है कि उन्होंने आपका फोन नंबर भी दिया था। कहा था कि जरूरत पड़े तो दादी जी को सूचित कर देना। इसीलिए बता रहा हूँ, मैम का देर से घर आना ठीक नहीं लगता। आप तो बुजुर्ग हैं, मैम आपकी बहू हैं, कहते शर्म आती है। अच्छा हुआ जो आप आ गई है, संभाल लेंगी। सुनकर दादी जी सन रह गई थीं। चुपचाप फ्लैट पर आ गई थीं। सुबह का समय था, रिया घर में नहीं थी। मैम तो सुबह निकल जाती हैं, देर रात तक वापस आती हैं। मैं तो नौकरानी हूँ, क्या कहूँ। अच्छा हुआ आप आ गई हैं। दादी जी, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। आप ही ने मुझे यहाँ भेजा था, आपसे ही छुट्टी चाहती हूँ। बस यह नशे की लत है ही बुरी। छोटा मुंह बड़ी बात। यदि झूठ बोलूं तो फूफी को 100 जूती मार लो। नौकरानी फूफी ने भी जब चौकीदार की बात को दोहराया तो उन्हें लगा कि यहाँ हालात सचमुच ठीक नहीं हैं। नौकरानी फूफी आगे बोली, दादी जी बैठो, खाना तैयार है। मूली के पराठे बनाए हैं। दादी जी बड़ी अनमनी सी बोली, छोड़ो फूफी, मन नहीं कर रहा। अभी तो बहू का इंतजार कर रही हूँ। आज तो शनिवार है, जल्दी आ जाएगी। वे सोफे पर बैठ गईं और अतीत में खो गईं। सूरज और राकेश दादी जी के 2 बेटे हैं। जब उनके पति की मृत्यु हुई थी तो दोनों की उम्र 12 वर्ष और 10 वर्ष थी। दादी जी का वैसे तो नाम अल्पना है, पर उनकी समझदारी और सोच को देख पूरा मोहल्ला उन्हें दादी जी कहता था। पति के न रहने पर उन्होंने बड़ी मुसीबतों में दिन काटे हैं। सब याद है उन्हें। हरियाणा के छोटे से गांव में स्कूल की छोटी सी नौकरी थी, उसी में सारा गुजारा करना होता था। बच्चों को भी कंजूसी से चलने की आदत थी। दादी जी ने दोनों बच्चों को इंजीनियर बनाया था। कितनी परेशानी से वे पढ़े थे, दादी जी से ज्यादा कौन जानता था। फिर दोनों का विवाह भी किया था उन्होंने ही। दादी जी, खाना टेबल पर लगा दिया है। नौकरानी की आवाज सुनकर वे वर्तमान में लौटी। दादी जी 60 की होने वाली थीं। रिटायर होने के बाद सूरज के साथ रहने की सोच रही थीं। सूरज की शादी को 2 वर्ष बीते तो उसे कंपनी की तरफ से एक प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी जाना पड़ गया। 3 वर्षों का कॉन्ट्रैक्ट था, पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। ऐसे सुअवसर को सूरज छोड़ना नहीं चाहता था। सूरज के जाने के कुछ दिनों पहले रिया ने भी एक नौकरी ज्वाइन कर ली थी। ऑफिस उसके घर से काफी दूर था। एक दिन उसके एक सहयोगी ने कहा, रिया, यही ऑफिस के करीब सोसाइटी फ्लैट है, चाहो तो किराए पर ले सकती हो। इतनी दूर आनंद विहार से द्वारका आना जाना आसान नहीं है। आनंद विहार के फ्लैट सुंदर व सस्ते भी थे, कम किराए में सुंदर फ्लैट। दादी जी, सूरज और रिया तीनों को अच्छा लगा। सूरज के जर्मनी जाने से पहले घर बदल भी लिया था। एक रोज सूरज ने रिया से कहा, यह फ्लैट छोटा है पर गुजारे लायक है। जर्मनी से लौटूंगा तो मैं काफी पैसा बचा लूंगा। 50 लाख रुपए के लगभग मेरे पास होंगे, तब मैं अपना फ्लैट खरीद लूंगा। ठीक कहते हैं आप, दिल्ली में हमारा अपना मकान होगा। लोगों का ये सपना होता है।
हमारा भी ये सपना है, रिया बोली थी। दरअसल सूरज ने इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भरी ही इसलिए थी। वह बरसों पहले देखा अपना घर का सपना पूरा करना चाहता था, इसलिए एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा था। बेशक 3 वर्षों के लिए पत्नी से दूर होना पड़े, पर यही एक रास्ता था। ये बात रिया भी जानती थी। सूरज जर्मनी चला गया। शुरू में रिया को खालीपन लगता था। अक्सर दादी जी आ जाती थीं, पर उनकी उम्र ढल रही थी, सो आना जाना आसान न था। महीनों गुजर जाते, बस फोन पर सास बहू एक दूसरे का हाल ले लेती। रिया एक समझदार लड़की है। आज तक सास बहू में तू मैं कभी नहीं हुई। दादी जी यहाँ आकर पैर फैला कर सोती हैं। इस पर फूफी नौकरानी हमेशा कहती, अच्छी बहू मिली है दादी जी। उसी फूफी के मुंह से ये सब सुनकर उनका मन खिन्न हो गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दादी जी ने समय देखा कि रात में पूरे 12 बजे थे। दिमाग घूम गया। अरे फूफी देखो, लगता है रिया आ गई है। हाँ वही है। दादी जी को ड्राइंग रूम में बैठा देख वह सहम गई। दादी जी आप? उसने खुद ही महसूस किया कि उसकी आवाज लड़खड़ा रही है। बहू इतनी देर? वह मेरी सहेली की बेटी का जन्मदिन था, सो लेट हो गई। उसने झूठ बोला था। दादी जी जानती थीं, पर कुछ भी न कहा सिवा इसके, अच्छा हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे इंतजार में भूखी बैठी हूँ। वह हड़बड़ा कर बाथरूम में घुस गई थी। शावर लेते हुए वह सोचने लगी, कुछ देर पहले नशे में धुत थी। टैक्सी में बैठी बार वाली उस घटना पर हंस रही थी नंदिनी और एक शराबी कैसे दोनों लिपटे हुए एक दूसरे को चूम चाट रहे थे। बाकी लोग तालियां बजाकर तमाशा देख रहे थे। एक शराबी उसको खींचकर नाचने के डांस फ्लो पर ले आया। वह शर्म से पानी पानी हो गई थी। मौका ताड़कर वह भागकर बार से बाहर आ गई। नशा उतर रहा था, जो टैक्सी मिली, बैठकर घर आ गई। अच्छा हुआ जो निकल आई। पता नहीं, शायद दादी जी को शक हो गया है या उसे यूं ही लग रहा है। और वह सोसाइटी के गेट पर बैठा मुच्छर चौकीदार गेट खोलते समय ऐसे घूर रहा था, जैसे कह रहा हो, मैडम जी आज तो बड़ी जल्दी घर लौट आए। नहा धो कर वह काफी हल्का महसूस कर रही थी। टेबल पर दादी जी उसका इंतजार कर रही थीं। बेटा, सूरज का फोन आया था। बता रहा था प्रोजेक्ट 6 महीने पहले खत्म हो रहा है। वह शायद इसी साल के दिसंबर में आएगा, और मैं भी दिसंबर में रिटायर होकर तुम लोगों के पास रहूंगी। सूरज जल्दी आ रहे हैं सुनकर रिया के मन में खुशी की तरंग दौड़ गई। पर दादी जी हमारे साथ हैंगी, ये तो कभी सोचा भी न था। अभी मैं 15 दिनों की छुट्टी लेकर आई हूँ, दादी जी ने बर्तन समेटते हुए सूचना दी थी। यानी 15 दिन अभी रहेंगी, उसके बाद रिटायर होकर भी यहीं हमारे पास रहेंगी। इसका मतलब वह इन 15 दिनों तक दिनरक से दूर रहेगी। और जब दादी यहाँ रहने आ जाएंगी तो फिर उसके पीने का क्या होगा, यही सब सोच रही थी रिया। वह डाइनिंग टेबल से उठकर बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी, यह उसे क्या हो गया है। उसकी हर बात ड्रिंक से जुड़ी होती है, पीने के अलावा वह कुछ सोचती ही नहीं। अगर दादी जी को पता लग गया मैं क्लब जाती हूँ, पीती हूँ, तो क्या होगा। ये कैसा शौक पाल बैठी मैं। बड़ा अजीब सा संयोग था जब कोमल ने उसे ऑफर दिया था, तुम अकेली हो, तुम्हारे पति बाहर हैं, कैसे वक्त काटती हो। फिर क्या करूं खाली समय में, उसने हिचकिचा कर कोमल से पूछा था। अरे मेरे साथ चलो, भूल जाओगी अकेलापन। कहाँ जाना होगा मुझे, मासूम सा प्रश्न किया रिया ने। चलोगी तो जान जाओगी। कोमल ने उसके साथ शाम का समय फिक्स किया था। क्लब का अंदर का दृश्य देखकर वह दंग रह गई थी। रंगीन जोड़े फर्श पर थिरक रहे थे, लोग जाम पर जाम लगा रहे थे, यानी शराब पी रहे थे। सब नशे में चूर थे। ऐसा तो उसने फिल्मों में ही देखा था। वह एकटक सब देख रही थी। कोमल के कहने पर उसने शराब पी थी और वह भी पहली दफा।
फिर तो हर दिन उसका ऑफिस में बीतता तो शाम क्लब में बीतती। कोमल शुरू में तो उसको अपने पैसे से पिलाती थी, बाद में उसी के पैसे से पीती थी। शनिवार और इतवार को वे दोनों रिया के घर में ही पीती। रिया जानती है कि वह गलत कर रही है, वहीं वह ये भी जानती है कि उसको अपने को रोक पाना अब उसके वश में नहीं है। शाम होते ही हलक सूखने लगता है उसका। कई बार फूफी कह चुकी है इस कोमल का अपना घर बार नहीं है, ये दूसरों का घर बर्बाद करके ही दम लेगी। अरे रिया बीबी, इस औरत का साथ छोड़ो, बड़ी बुरी लत है शराब की। मेरा पति तो शराब पी पी के दूसरी दुनिया में चला गया, तभी तो मुझ फूफी ने इस घर में उम्र गुजार दी। बड़ी बुरी चीज है शराब और शराबी से दोस्ती। फूफी के ताने रिया को न भाते, जी करता धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे, लेकिन नहीं कर सकती ऐसा। ये चली गई तो घर कौन संभालेगा। आज उसे घबराहट हो रही है जब से दादी जी ने सब बताया कि वे रिटायर होने वाली हैं। व्याकुल मन के साथ बड़ी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलती रही, न जाने कब सोई पता ही नहीं लगा। उधर सूरज को जब से रिया के बारे में पता लगा है, उसकी व्याकुलता का अंत नहीं है। वहाँ जर्मनी में स्त्री पुरुष सब शराब पीते हैं, ठंडा मुल्क है, पर हिंदुस्तान में लोग इसे शौकिया पीते हैं। स्त्रियों का यूं क्लब रेस्ट्रा में पीना दुष्चरित्र माना जाता है। सूरज को दादी ने जब से रिया के बारे में बताया है, जर्मनी में हर स्त्री उसे रिया सी दिखती है। वह रेस्ट्रा के आगे से गुजरता है तो लगता है रिया इस रेस्ट्रा में शराब पी रही होगी। दूसरे ही क्षण सोचता यहाँ रिया कैसे आ सकती है। ऑफिस में भी सूरज बेचैन रहता है, दिन रात सोते जागते रिया शराबी का ख्याल उससे जुड़ा रहता है। सूरज का जी करता है अभी इंडिया के लिए फ्लाइट पकड़े और पत्नी के पास पहुंच जाए, बाहों में भरकर पूछे, रिया तुम्हें जीवन में कौन सा दुख है जो शराब का सहारा ले लिया। सूरज कितनी खुशियां लेकर आया था जर्मनी में। इंडिया में घर खरीदेंगे, मियाँ बीवी ठाट से रहेंगे, फिर बच्चे के बारे में सोचेंगे, माँ भी साथ रहेंगी। किंतु क्यों, ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, किससे पूछे वह। जर्मनी में तो उसका अपना कोई सगा नहीं है जिससे मन की बात कह भी सके। वह इतना मजबूर है कि न तो रिया से कुछ पूछ सकता है और न ही दादी से। बस मन की घायल दशा से फड़फड़ा कर रह जाता है। उसे लग रहा है कि वह डिप्रेशन में जा रहा है। दोस्तों ने उसकी शारीरिक अस्वस्थता देख उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया था। कुछ स्वस्थ हुआ तो हर समय उसे पत्नी का लड़खड़ाता अक्स ही दिखाई देता। घबरा कर आंखें बंद कर लेता। और दादी जी उस दिन बेटे से बात करने के बाद ऊपर से तो सामान्य सी दिख रही थी, किंतु अंदर से उनको पता था वे कितनी दुखी हैं। पूरी रात सो न सकी थीं। बेचारी क्या करती। आज सुबह वे हमेशा की तरह जल्दी न उठी। रिया जब ऑफिस चली गई तो बेमन से उठी और स्टोव में घुस गईं। स्टोव कबाड़ से अटा पड़ा था। किताबें, कॉपियां, न्यूज़पेपर्स और न जाने क्या क्या पुराना सामान था। कबाड़ी को बुलाकर सारा सामान बेच दिया, सिर्फ एक बंडल को छोड़कर। इसे फुर्सत में देखूंगी क्या है। सब काम खत्म करके बंडल को झाड़-झूड़ कर खोला। उन्हें लगता था किसी ने हाथ से कविताएं लिखी हैं। शायद ये रिया की राइटिंग है। कविताएं ही थीं। देखा एक नहीं 35 कविताएं थीं। उन्हें पढ़कर वे स्तब्ध थीं। सुंदर शब्दों के साथ ज्वलंत विषयों पर लिखी कविताएं अद्वितीय थीं। यानी बहु कविताएं भी लिखती है। इस बंडल में 2-3 पुस्तकें भी थीं। सभी रिया की कृतियों का संग्रह थीं। दादी जी कभी कविता संग्रह पढ़ती तो कभी हस्तलिखित रचनाओं को। इतनी गुणी है उनकी बहू और वे इससे अब तक अनजान रहीं। झाड़ पोंछ कर उन्हें कोने में टेबल पर रख दिया। सोचा शाम को बात करूंगी। क्यों बहू ने इस गुण की बात हमसे छिपाए। कभी कभी हम अपने टैलेंट को छोड़कर इधर उधर भटकते हैं, दुर्गुणों में फंसकर जीवन को दुश्वार बना लेते हैं। रिया के घर आने से पहले उन्होंने कई जगह फोन किए,
दोपहर को बेटे सूरज का फोन आ गया। कैसी हो दादी? ठीक हूँ। और रिया? वह अभी ऑफिस से लौटने वाली है, आएगी तो बता दूंगी। तू परेशान है उसको लेकर, यह मैं जानती हूँ। नहीं दादी, मैं ठीक हूँ, बस आने के दिन गिन रहा हूँ। नहीं, मैं जानती हूँ तू झूठ बोल रहा है, पर वादा करती हूँ तेरे आने तक घर को संभालने की पूरी कोशिश करूँगी। दादी की आंखों में आंसू आ गए थे। दादी, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि धन कमाने की होड़ में परिवार को ही खो बैठूंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो। इससे आगे बात करना संभव न था। दादी जी का गला आवेग से भरा गया था। काम से रिया लौट आई थी, चेहरे पर चिंता व परेशानी झलक रही थी। दादी जी को रिया की चिंता का विषय कारण पता था। दादी जी ने बड़ी हिम्मत करके कहा, आज बहुत थक गई हो, काम ज्यादा था क्या? नहीं दादी जी, बस वैसे ही थोड़ा सिरदर्द था, आराम करूंगी, ठीक हो जाएगा। ऐसे में वे भला कैसे कहती कि आज इरा खन्ना से उन्होंने समय लिया है। वे हमारी राह देख रही होंगी। दादी जी, आप कहीं जाने के लिए तैयार हो रही हैं? रिया, आज मैं एक सहेली के पास जा रही थी, चाहती थी कि तुम भी साथ चलो। नहीं, फिर कभी। ठीक है, जब तुम्हारा मन करे। पर वे तुमसे ही मिलना चाहती थीं। अच्छा, आपने बताया होगा मेरे बारे में तभी। हाँ, मैंने यही कहा था कि मेरी बहू लाखों में एक है। नेक, समझदार व दूसरों को सम्मान देने वाली स्त्री है। मेरी बहू से मिलोगी तो सब भूल जाओगी। है न बहू? वह सास की बात पर मुस्कुरा रही थी। मन ही मन कहने लगी, यानी दादी जी को पता नहीं कि मैं दुष्चरित्रा हूँ, मैं शराब पीती हूँ, बुरी स्त्री हूँ। यदि वे जान गई तो घर से निकाल सकती हैं। वैसे जो बात अभी दादी जी ने अपनी सहेली से की थी, सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। मैं जरूर उनसे मिलूंगी। पता नहीं कब वह सो गई और दादी जी सोफे पर उसे सोया देख सोच रही थी कि ये उठे तो मैं इसको साथ ले चलूं। फिर वे भी अंदर जाकर लेट गईं। एक कप चाय बना दो फूफी, सिरदर्द से फटा जा रहा है। रिया सोफे पर बैठी सोच रही थी कि उसकी नजर कोने की मेज पर रखे एक बंडल पर पड़ी। बिजली सी चमक की तरह वह उछली, फूफी, ये बंडल यहाँ क्यों रखा है? इसे मैंने स्टोव में डाला था, क्यों निकाला? वह लगभग चीख पड़ी। क्या हुआ बेटा? ये बंडल स्टोव में था, मैंने आज स्टोव की सफाई की तो निकाल कर देखा, इसमें कविताएं व कुछ और भी था, सारा झाड़ कबाड़ बेच दिया, इसको फेंकने का मन न किया। सोचा तुम आओगी तो तुमसे पूछकर ही कुछ सोचूंगी। पूछना क्या है, इसे भी कबाड़ में फेंक देती। क्या करूंगी इन सब का, अब सब खत्म हो गया। उसके स्वर में वितृष्ण से दादी जी को समझते देर न लगी कि इस बंडल से जुड़ा कोई हादसा अवश्य है जिसे मैं नहीं जानती, पर जानना जरूरी है। बेटा बोलो, क्या बात है जो इतनी सुंदर रचनाओं को तुमने रद्दी में फेंक दिया? दादी ने फिर पुलिंदा मेज पर ला रखा। छोड़ो दादी जी, इस पुलिंदे को लेकर आप क्यों परेशान हैं? छोड़ो ये सब रचना वचना, कहते कहते उसकी आंखें भर आई थीं। बेटा, मैं तेरी सासू माँ हूँ, क्या बात है जो तू इतनी दुखी है और मुझे कुछ भी नहीं पता? क्या सब कुछ खुलकर नहीं बताओगी? क्या कहूँ दादी जी, आपको ये तो पता ही है कि मेरे पापा बहुत बड़े साहित्यकार थे। परिवार में साहित्यिक माहौल था, मुझे पढ़ने व लिखने का जुनून था। कितने ही साहित्यकारों से मेरे पिता व रचनाओं के जरिए परिचय था। मेरी शादी से पहले मेरे 3 कविता संग्रह व एक कहानी संग्रह छप चुके थे। मेरे काम को काफी सराहा गया था। एक पुस्तक पर मुझे अकादमी पुरस्कार भी मिला था। बहुत खुश थी मैं। रिया ने बात जारी रखी, सोचती थी सूरज को दिखाऊंगी तो गर्व करेंगे पत्नी पर। शादी के बाद जब मैंने अपनी रचनाओं तथा पुस्तकों का उनसे जिक्र किया तो वे बोले, छोड़ो ये सब, मुझे तो तुम में रुचि है। ये आंखें, ये गुलाबी कपोल, खूबसूरत देह मेरे लिए यही कुदरत की रचना है।
छोड़ो सब बेकार के काम, तुम्हारे लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढता हूँ। समय भी कट जाएगा और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। मैं समझ गई कि सूरज की सोच का दायरा बहुत सीमित है। उस वक्त मैं चुप रह गई। हालांकि उनकी बात मेरे लिए बहुत बड़ा आघात थी, लेकिन अपने को रोक पाना मेरे लिए मुश्किल था। मेरा अंदर का लेखक तड़पता था। छिप छिप कर कुछ रचनाएं लिखी, भेजी और छपी भी थीं। छपी हुई रचनाएं जब सूरज को दिखाई तो वे मुझे पर बरस पड़े। ये क्या पूरी लाइब्रेरी बनाई हुई है। लो अब पढ़ो लिखो। इन्होंने मेरी किताबों को आग के हवाले कर दिया। मेरी आंखों में खून उतर आया लेकिन चुप रही। आप बताइए, जो व्यक्ति जुनून की हद तक किसी टैलेंट को प्यार करता हो, उसका जीवन साथी ऐसा व्यवहार करे तो परिणाम क्या होगा। सपना था मेरा प्रथम श्रेणी की लेखिका बनने का, पर वह बिखर गया। हताश हो मैंने इस बंडल को इस स्टोव में डाल फेंका। पति के जर्मनी जाने के बाद कई बार सोचा कि फिर से शुरू करूं। अकेलापन दूर करने का यही एक साधन था मेरे पास। लेकिन इसी बीच कोमल से मेरा संपर्क हुआ और मैं नशे में डूबती चली गई। अब तो पढ़ने लिखने का जी ही नहीं करता। दादी जी, ये है इस बंडल की कहानी। रिया की आंखें डबडबा गई थीं। दादी जी को लगा कि आज पहली बार उसने नशे की बात को स्वीकारा है। निश्चय ही जो ये कह रही है वह सच है, जरा भी मिलावट नहीं है। और बेटे सूरज के लिए जो इसने कहा वह भी सच ही होगा। सुनकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि शुरू से सूरज को सिर्फ पैसे से प्यार है। पैसे के अभाव में उसने मुश्किल के दिन देखे हैं। उसके जीवन का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। इसके अलावा ये हो सकता है कि आघात पाने के बाद रिया ने सोचा हो शराब में अपने को डुबोकर वह पति से बदला लेगी, या शायद अकेलेपन से घबराकर उसने ये रास्ता अपनाया हो। ये तो दादी जी को पता था कि एक बार बच्चे को लेकर दोनों में काफी खींचातानी हुई थी। सूरज बच्चा नहीं चाहता था। जब तक घर अपना नहीं होगा मैं बच्चा नहीं चाहता। जबकि रिया का कहना था बच्चा घर में होगा तो मैं व्यस्त रहूंगी। खालीपन मुझे काटने को दौड़ता है। जो भी हो, इस वक्त तो कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा कि जिससे रिया के पीने की आदत पर रोक लग सके। यहाँ मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि पति की उसके टैलेंट के प्रति उपेक्षा सबसे बड़ा कारण है। उत्साह व बढ़ावा देने की जगह सूरज ने उसकी मानसिक जरूरत पर ध्यान नहीं दिया है, बस उसी का परिणाम पीना लगता है। ये सोचते सोचते दादी जी ने एक बार फिर बड़े प्यार से उससे कहा, बेटा तुम मेरे साथ इरा के घर चलोगी। बड़ी समझदार महिला है, साथ ही मेरी बचपन की सहेली भी। वे तुमसे मिलने को उत्सुक हैं। ठीक है, चलती हूँ। कुछ देर बाद दोनों इरा के सामने थीं। वह इरा को देखकर अवाक थी। ये तो इतनी जबरदस्त लेखिका हैं। इनसे तो लोग मिलने के लिए लाइन लगाकर खड़े होते हैं। ये मुझसे मिलना चाहती थीं। लोग अपनी पुस्तक के लिए इनसे 2 लाइनें लिखाने को घंटों इंतजार करते हैं। दादी जी ने रिया का परिचय कराया तो रिया कहे बिना न रह सकी। इरा जी को कौन नहीं जानता, सारे साहित्य जगत में इनके लेखन की धूम है। तभी दादी जी ने वह बंडल इरा की मेज पर रखा। इरा, मैंने तुझे बताया था कि मेरी बहू भी लिखती है। हाँ, बताया था। ये है इसकी कुछ रचनाएं और कुछ पुस्तकें। रिया लगातार इरा को देख रही थी। इरा रिया की रचनाओं को पढ़ रही थी। पढ़ने के बाद मुस्कुरा कर बोली, अद्भुत। मैं हैरान हूँ, इतनी सी उम्र में इतना सुंदर शब्द चयन, विषय चयन और प्रस्तुति। मैंने तो कितनी ही किताबें छपवाई है, पर ऐसी रचनाएं, वाह। बेटा, इसको आप मेरे पास छोड़ जाओ। कल तुम्हें फोन पर डिटेल बताऊंगी। फिर भी अल्पना, मैं ये भविष्यवाणी करती हूँ कि ऐसे ही ये लिखती रही तो एक दिन ये उभरती हुई रचनाकारों की श्रेणी में उच्चतम स्तर पर होगी। इरा से मुलाकात के बाद सासू माँ के साथ रिया लौट आई। रिया को रास्ते भर यही लगा कि इरा जी अभी भी वही वाक्य दोहरा रही है। ऐसे ही ये लिखती रही। घर पहुंचकर वह अपने मन को टटोलती रही थी।
ये कैसी भविष्यवाणी थी जिसने उसके मन में खुशियां और उत्साह के फूल बरसाए थे। इतनी बड़ी लेखिका के मुंह से ऐसी तारीफ। सपने में भी वह आज की मुलाकात के मीठे सपने देखती रही थी। सुबह सवेरे आज उसने अटैची में रखी कुछ और रचनाओं को निकाला था। उन्हें भी ठीक ठाक करके मेज पर छोड़ा था। तभी फोन की घंटी बज उठी। मैं इरा बोल रही हूँ। कल आप जिन रचनाओं को छोड़ गई थी उन्हें मैंने एक पुस्तक के रूप में सुनियोजित करने को दे दी हैं। पुस्तक का नाम मैं अपने अनुसार रखूं तो आपको आपत्ति तो नहीं होगी? नहीं मैम, नहीं, कभी नहीं। हाँ, एक बात और, साहित्यकार मीनल राज और प्रिया से इन कविताओं के लिए 2 शब्द लिखवाने का निश्चय हमने किया है। बाकी मिलोगी तो बताऊंगी। उसे लगा वह सपना देख रही है मीनल राज और प्रिया। इतने दिग्गज लेखक है दोनों। खुशी उसके अंगिंग से फूट रही थी। वह बैठे बैठे मुस्कुरा रही थी। अरे क्या हुआ, किसका फोन था? दादी जी ने पूछ ही लिया। इतनी क्यों खुश है? वो इरा मैम का फोन था। वे कह रही थी। उसने सारी बात सासू माँ को बताई। उसके चेहरे पर थिरकती प्रसन्नता इस बात का सबूत थी कि वह इसी की तलाश में थी और उसने रास्ता पा लिया है अपने खोए जुनून और टैलेंट के लिए। इसके बाद वह कई बार इरा मैम के पास गई। कभी कभी सारा दिन उनकी लाइब्रेरी में पढ़ती रहती। पुस्तकों व रचनाओं को लेकर इरा मैम से विचार विमर्श करती। इस बीच कोमल कई बार उसके घर आई पर रिया की सासू माँ ने कहा, बेटा वह अब तुम्हारे चंगुल में कभी नहीं फंसेगी, जाओ। 2 महीने बाद रिया को एक लिफाफा मिला। उसमें 20,000 रुपए का एक ड्राफ्ट था और एक पत्र भी। पत्र में लिखा था, प्रिय रिया, तुम्हारी 2 पुस्तकों के प्रकाशन कॉपीराइट की कीमत है, स्वीकार लो। अगले महीने हम और तुम जयपुर पुस्तक मेले में जा रहे हैं। एक और खुशखबरी है, समीक्षा हेतु तुम्हारी दोनों पुस्तकों को कुछ पत्र पत्रिकाओं में भेजी है। ये पत्रिकाएं भी तुम्हारे पास जल्द ही पहुंचेंगी। शुभकामनाओं सहित, इरा। ड्राफ्ट देख उसकी बाछें खिल गईं। दादी जी के हाथ में दूंगी, यह उनकी मेहनत का फल है। ये सोचकर रिया पीछे मुड़ी तो पाया उसके हाथ में ड्राफ्ट देख दादी जी मुस्कुरा रही थी। मिल गया ड्राफ्ट। आपको कैसे पता? कल शाम को इरा का फोन आया था। उसने मुझे इस ड्राफ्ट के बारे में बताया था। वे अभी भी मुस्कुरा रही थी, शायद अपनी जीत पर। लेट्स सेलिब्रेट दादी जी। रिया की खुशी देखते ही बनती थी। अरे आज तो खुल जाए बोतल, दादी जी ने चुटकी ली। छोड़ो दादी जी, जितना नशा मुझे आज चढ़ा है इस ड्राफ्ट से, उतना बोतल में कहाँ। आज हम दोनों दिन बाहर करेंगे, आपकी प्रिय मक्की की रोटी और सरसों का साग। साथ में वह दादी जी की ओर देख रही थी। मक्खन मार के लस्सी दादी जी ने उसकी बात पूरी की और खुशी से बहू को सीने से लगा लिया।